हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 222 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथेल्मिंटिक ड्रग्स डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। निम्नलिखित में से कौन सी कृमिनाशक औषधि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है? ऑप्शन ए एल्बेंडाजोल, निक्लोसामाइड, सी मेवेंडाजोल, डी प्राक्विंटिल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निक्लोसामाइड। एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि जो ब्रेन होता है उसको हार्मफुल प्रोडक्ट से बचाती है, हार्मफुल पदार्थों से बचाने का कार्य करती है और ब्रेन का जो भी हेल्थ है उसके मेंटेन करने में एक अच्छा रोल निभाने का काम करती है। इसको ब्लड ब्रेन बैरियर में एक सिलेक्टिव सेमी परमिएबल बॉर्डर होता है जिसके द्वारा कुछ ही प्रकार के जिनका की आवश्यकता होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, वह ड्रग्स उनके पास पहुंच जाती हैं। शेष जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी निक्लोसामाइड एक ऐसी दवा है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रिक्युलोपेरिटोनियल शंट ड्रेन्स। वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट क्या निकालने का कार्य करते हैं? प्लाज्मा, ब्लड, सीएसएफ, सीरम। वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट जैसे कि मस्तिष्क में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, उसमें जब सीएसएफ अधिक मात्रा में होता है तो उसके लिए ड्रेन करते हैं सीएसएफ को, और जिस शंट के द्वारा ड्रेन किया जाता है उसको वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट कहते हैं, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहां पर एक वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट के द्वारा सीएसएफ को बाहर निकालने का कार्य इस बच्चे में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड फॉर द क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस? इंडोमिथासिन, डोपामीन, फिनोबार्बिटॉन और डी ऑप्शन है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन एक ऐसी ड्रग है जो कि पीडीए मींस पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस को बंद करने का काम करती है, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसी स्थिति है जहां प्लेटलेट्स की संख्या इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, नो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, नंबर ऑफ नन ऑफ द एबव। तो यहां पर जब भी किसी भी मेडिकल टर्म में पीनिया शब्द लग जाए तो इसका मतलब है कि कुछ कम हो रहा है। अब क्या कम हो रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट्स, तो यहां पर जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ लेसन इन पोलियोमाइलाइटिस इज। पोलियो में कहां पर घाव देखने को मिलेंगे? पेरिफेरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑल मसल्स, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पोलियो में जहां घाव देखने को मिलेंगे तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है। आप जानते हैं पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चे को, जो 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनको इफेक्ट करती है और उनको दवा पोलियो ड्रॉप लाने का कार्य भी किया जाता है।
तो पोलियो वायरस से होने वाली एक घातक बीमारी है और ये ऐसा वायरस होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको इन्फेक्टेड करने का कार्य करता है जिससे कि पैरालिसिस हो जाता है। तो इसमें जो पूछा गया है कि पोलियोमाइलाइटिस कहाँ पर इसमें लेसेंस बनाने का या घाव बनाने का कार्य करता है, तो ये होते हैं वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये स्पाइनल कॉर्ड का चित्र है। तो यहाँ पर डॉर्सल हॉर्न, ये जो दिए गए हैं इनको डॉर्सल हॉर्न कहते हैं और ये लेटरल हॉर्न है और ये वेंट्रल हॉर्न है। तो यहाँ पर ये व्हाइट मैटर है और यहाँ पर ये ग्रे मैटर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पोलियो वायरस होता है ये वेंट्रल हॉर्न को इन्फेक्टेड करने का कार्य करता है जिससे कि व्यक्ति में जो भी बच्चे होते हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर जब लेसेंस हो जाते हैं पोलियो वायरस के द्वारा तो पोलियो की बीमारी हो जाती है और पोलियो के बाद व्यक्ति को, जो बच्चे होते हैं उनको पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज 500 ml, 100 ml, 150 ml, 350 ml। नवजात शिशुओं में टोटल लंग कैपेसिटी 150 ml होती है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड्स यूज्ड इन IMNCI आर पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक, एस एंड ऑरेंज। यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो कलर कोड होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं IMNCI में, यह कौन कौन से कलर कोड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए IMNCI क्या चीज है। तो IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड इलनेस। इसमें जो भी बच्चे होते हैं उनको एक विशेष प्रकार के कैटेगरी में रखा जाता है और इन कैटेगरी का एक कलर के हिसाब से ये बताया जाता है कि बच्चे की कंडीशन किस प्रकार की है। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं इसमें, इसलिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, पिंक, ग्रीन और येलो। तो पिंक में उन बच्चों को रखेंगे, उन बच्चों को रखा जाता है जो सीवियर होते हैं, जिनको निमोनिया की सीवियर प्रॉब्लम होती है या कोई सीवियर डिजीज हो गई हो। और येलो में ऐसे बच्चे रखे जाते हैं जो लेस सीवियर हो और जिसमें खांसी जुखामी हो या हल्का बुखार हो, उनको ग्रीन में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। IMNCI में ब्लू नहीं होता है, ब्लैक नहीं होता है, ग्रीन इंक्लूड होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं है। यहां पर ब्लैक नहीं होता है, रेड नहीं होता है, ब्लैक, रेड, ऑरेंज भी नहीं होता है। तो 3 ही इसमें होते हैं कलर कोड, एक पिंक, ग्रीन और येलो। ग्रीन का मतलब है कि बच्चा आराम से ठीक हो जाएगा, इसको ऐसी कोई विशेष प्रकार की सीवियर निमोनिया की प्रॉब्लम नहीं है। और इसका येलो का मतलब होता है कि हल्की सी प्रॉब्लम बच्चे को अभी हो रही है। और पिंक का मतलब होता है कि बच्चा सीवियर कंडीशन में है, इसलिए इसको तुरंत ही एक अच्छे इलाज की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो IMNCI होता है ये लगभग 5 बीमारियों को कवर करता है, जैसे डायरिया हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, मलेरिया, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन, निमोनिया। तो इस प्रकार से डिजीज इसमें कवर रहती हैं और हम लोगों का इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबॉर्न बेबी may have blue black mark on the lower back or bottom known as। नवजात शिशु में पीठ के निचले हिस्से या नीचे पर
प्लस ब्लैक मार्क हो सकता है, जिसे कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट, मंगोलियन स्पॉट, कार्पोसी स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा बच्चे में जो नीचे स्पॉट होता है प्लस ब्लैक मार्क का, इसको मंगोलियन स्पॉट बोला जाता है। इस फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये एक मंगोलियन स्पॉट इस बच्चे में है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मंगोलियन स्पॉट। और पीठ के निचले हिस्से में होता है ये, और प्लस ब्लैक मार्क का होता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगोलियन स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्शस्प्रंग्स डिजीज आल्सो नोन एज अ गैंग्लियोनिक कोलोन, a ganglionic mesocolon, a ganglionic microcolon, a ganglionic megacolon। यहाँ पर जो हर्शस्प्रंग्स डिजीज होती है इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन इसको कहा जाता है। और इसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं ये अब्सेंट रहती हैं, इसलिए इसमें ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन कहते हैं। यहां पर ए का मतलब है अब्सेंट है, तो क्या अब्सेंट है? गैंग्लियोनिक सेल्स अब्सेंट हैं। तो एक ऐसी कंडीशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन की जिससे कि स्टूल को पास करने में समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, मल त्याग करना कठिन हो जाता है। तो इसे ऐसे बच्चों में आप देख सकते हैं फिगर के द्वारा किस प्रकार से इस बच्चे में हर्शस्प्रंग डिजीज की कंडीशन है। ये आप चित्र दिया गया है यहाँ पे नॉर्मल कोलन है और यहाँ पे ये सिग्मॉइड कोलन है। इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत अधिक देखने को मिल रहा है और एनएस भी ठीक से नहीं बन रहा है, जिससे कि बच्चे का स्टूल पास नहीं हो पाएगा। इसी को हम लोग हर्शस्प्रंग्स डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेविंस्की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेट टो अंडरगोस। बेविंस्की रिफ्लेक्स में पैर की अंगुली की गति होती है डॉर्सी एक्सटेंशन, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर एक्सटेंशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, डॉर्सी फ्लेक्शन। इसमें पैर की जो अंगुली की गति होती है वो डॉर्सी फ्लेक्शन होती है। तो बेविंस्की रिफ्लेक्स एक तब होता है, इस प्रकार का एक रिफ्लेक्स तब होता है जब बॉडी कोई विशेष प्रकार के स्टिमुलस को प्राप्त करती है या स्टिमुलस उसको दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक फिगर के माध्यम से यहाँ पर बेविंस्की रिफ्लेक्स किस प्रकार से इसको स्टिमुलस देने से ये अंगूठे डाउन हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर स्टिमुलस देने से ये जो टोज है यहाँ पे आपस में उंगलियों की गति हो रही है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है और ये एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें एक इस साइड है और गति अंगूठे की गति इस साइड जा रही है और बाकी उंगलियों की गति से शेष नीचे की ओर जा रही है। जब इसको यहां से यहां की ओर स्टिमुलस देते हैं तो इसी को बोला जाता है बेविंस्की रिफ्लेक्स। बेविंस्की रिफ्लेक्स वे प्रतिक्रियाएं होती हैं जो तब होती हैं जब शरीर को एक निश्चित उत्तेजना मींस स्टिमुलस प्राप्त होती है। पैर के तलवे को मजबूती से सहलाने के बाद बेविंस्की रिफ्लेक्स होता है। उसके आपने अभी देखा है तो जो बेविंस्की रिफ्लेक्स है यह शिशुओं और 2 वर्ष के बच्चों में सामान्य होता है और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है यह रिफ्लेक्स गायब हो जाता है। मींस आप समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से और उसके बाद भी यदि यह देखने को मिल रहा है तो यह किसी बड़ी समस्या का संकेत है। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है या आपको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉर्सी फ्लेक्शन।